हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल द बुक लाइट पे फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब सही होंगे और अपनी पढ़ाई मज़े से कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, समय ना गवाते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित में से कौन सी ज्वालामुखी झील है। इसका आंसर है लोनार झील। आइए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। लोनार झील को संरक्षण करने के लिए इसको वन्य अभ्यारण्य घोषित कर दिया और इसकी लंबाई जो है 150 मीटर है या फिर 500 फीट है और ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, अब देखते हैं पुलिकट झील कहाँ है। पुलिकट झील है चेन्नई में और इसको पुलिकट पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। अब जानते हैं वेबनाड झील के बारे में। ये कहाँ है? ये है केरल में और ये केरल की सबसे बड़ी झील है और इसी के साथ साथ भारत की सबसे लंबी झील भी यही है। इसकी लंबाई 9.5 किलोमीटर या फिर 3,17,000 फीट भी है। अब जानते हैं सबसे लास्ट वाली के बारे में, चोलामू झील। ये भारत की सबसे ऊंची झील मानी जाती है जो कि 5330 मीटर की हाइट से बहती है और यह भारत और तिब्बत की सीमा पर है, इसलिए यहाँ जाने के लिए परमिट की आवश्यकता होती है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने आपको चारों झील बता दी। आपको ये पूरी डिटेल याद रखनी है और इसके नोट्स बनाने हैं अपने। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये बार बार आता रहता है और झीलों के बारे में तो आता ही रहता है पेपर में। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देख फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में यह है हाल ही चर्चित खिलाड़ी हासिका रामचंद्रन का संबंध किस खेल से है। तो ये एक तैराक है। ये रही इनकी फोटो। इसी के साथ साथ आप एक नाम और याद रख सकते हैं, दीपिका कुमारी। इनका संबंध जो है वो तीरंदाजी से है। ये क्वेश्चन कई बार आ सकता है क्योंकि इन्होंने 3 बार ओलंपिक्स में और 2 बार विश्व चैंपियनशिप में पदक जीते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आप इसको याद रख सकते हैं। दीपिका कुमारी का जो संबंध है वो तीरंदाजी से है। ये रही इनकी फोटो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में दिया है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 350 ए। अब देखते हैं पहला ऑप्शन, अनुच्छेद 351 में क्या दिया है। संविधान के अनुच्छेद 351 में प्रावधान है कि यह संघ का कर्तव्य होगा कि संघ का मतलब होता है यूनियन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, वह हिंदी भाषा के प्रयास को बढ़ावा दे और इसे विकसित करे। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 349 में क्या दिया है। संघ और राज्य की भाषा में संशोधन करने का विशेष प्रावधान दिया है 349 में। और संशोधन बिल आप लोकसभा या राज्यसभा में अगर पेश करोगे उससे पहले आपको राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होगी। ये इसका बहुत बड़ा पॉइंट है, आपको नोट करके लिखना है। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट वाला ऑप्शन, अनुच्छेद 346 में क्या दिया है। एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच संचार के लिए कौन सी राज्य भाषा लगेगी। सोचिए कि यहाँ पे ये तमिलनाडु है और ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ की भाषा तमिल है और यहाँ की हिंदी है। तो आपस में इनका जो ट्रांसपोर्टिंग होगी, मतलब जो भी व्यापार होगा वो किस लैंग्वेज में होगा। तो वो होगा इन दोनों की कॉमन लैंग्वेज में, जो कि दोनों समझ सकें। ये है अनुच्छेद 346 में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में दिया है हरीशचंद्र मुखर्जी किस पत्रिका के संपादक थे। इसका आंसर है हिंदू पैट्रियोट। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 2, पायनियर जो है एक दैनिक न्यूज़पेपर है इंग्लिश लैंग्वेज में और यह दिल्ली के साथ साथ भारत के कई स्थानों पर प्रकाशित होता है। अब आप ये देख सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के बाद ये भारत का दूसरा सबसे पुराना अंग्रेजी का अखबार है और ये आज भी प्रचलन में है। 2010 में तब पायनियर ने लखनऊ में अपना हिंदी संस्करण भी लॉन्च किया है। अब देखिए क्वेश्चन इससे बहुत अच्छा बन सकता है,
बताइए ऐसा कौन सा न्यूज़पेपर है जिसने अपना हिंदी लैंग्वेज में पेपर लॉन्च किया है लखनऊ में। तो उसका नाम है पाइनियर। ठीक है फ्रेंड्स। और इनके संस्थापक का नाम है डॉक्टर चंद मित्रा। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 3। देखिए, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा एक संस्कृत बंगला मिश्रित भाषा में रचित एक गीत प्रकाशन है, जो कि सन 1882 में उनके उपन्यास आनंद मठ, ये आपको याद रखना है, आनंद मठ से लिया गया है। और गीत को आवाज दी है भावानंद नामक एक सन्यासी ने। और इसकी जो धुन बनाई है गाने की, वो बनाई है यदुनाथ भट्टाचार्य ने। ये जो 3 नाम है, ये आपको याद रखने हैं। नंबर 1 बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्होंने ये लिखा। ठीक है। भावानंद नंबर 2, जिन्होंने ये गाया। नंबर 3 जिनने गाने का म्यूजिक दिया, बनाया, उनका नाम है यदुनाथ भट्टाचार्य। ठीक है। ये 3 नाम याद रखने हैं आपको। अब जानते हैं अश्वनी कुमार दत्त जी के बारे में। इन्होंने बंधु समिति की स्थापना की और इनका जो उद्देश्य था वो स्वदेशी उत्पादों की खपत को बढ़ाना था और विदेशी जो वस्तु थी उनका बहिष्कार करना था। ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में दिया है भारत का प्रथम राज्य कौन सा है जहां प्रत्येक परिवार को कम से कम एक बैंक खाता सुनिश्चित कराया गया है। तो इसका आंसर है केरल। अब चलिए केरल के बारे में कुछ और जानते हैं। देखिए, ये है मैप में केरल। और केरल की जो विधानसभा सीट है वो 140 है। और राज्यसभा सीट 9 है। और लोकसभा सीट 20 है। और केरल की जो राज्य भाषा है वो मलयालम है। अन्नमलाई पर्वत श्रृंखला और नीलगिरी पर्वत श्रृंखला भी केरल के अंदर ही है। और दक्षिण का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भी केरल में ही है, जिसका नाम है अनाईमुड़ी। और अनाईमुड़ी के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में सब कुछ बताया। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स। और केरल का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है ओणम, जो कि फसल के मौसम में बनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी डिटेल बहुत है केरल के बारे में। अब आपको एक क्वेश्चन बताना है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में दिया है द अनफॉरगेटेबल्स किस गजल गायक के अर्धशास्त्रीय संगीत का संग्रह था। तो उनका नाम था जगजीत जी। अब देखिए, हमारे पास जो पहला ऑप्शन है तलत महमूद, ये भी एक गजल गायक थे। और जो ऑप्शन नंबर 3 है मलिका पुखराज, ये एक पाकिस्तानी सिंगर है। मेहंदी हसन भी पाकिस्तानी सिंगर ही हैं। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में दिया है 1927 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह शुरू किया गया। इसका आंसर है महार सत्याग्रह। अब हम जानते हैं कि महार सत्याग्रह है क्या। तो पहले दलितों को तालाब से पानी पीने का अधिकार नहीं था। तो बी आर अम्बेडकर जी की अगुवाई में 20 मार्च 1927 में महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले में और चवदार तालाब पर सत्याग्रह किया। इसको महाड़ का मुक्ति संग्राम भी कहते हैं, ताकि दलितों को भी पानी पीने का अधिकार मिल जाए सार्वजनिक तौर पर। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 मुल्ची सत्याग्रह। मुल्ची सत्याग्रह क्या है। देखिए, मुल्ची सत्याग्रह टाटा कंपनी के खिलाफ किया गया, जो कि एक बांध बना रही थी मुंबई में, ताकि लोगों की जो बिजली की जरूरत है वो पूरी हो सके। और इसका निर्माण कंप्लीट हुआ 1920 में, जो कि अब तक भी चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 नासिक मंदिर सत्याग्रह। इसको हम काला राम मंदिर के नाम से भी जानते हैं। तो दोनों नाम से क्वेश्चन आ सकता है, काला राम मंदिर भी आ सकता है और नासिक मंदिर सत्याग्रह भी आ सकता है। अब देखते हैं इसमें क्या हुआ था। देखिए, जो पहले के जो दलित लोग थे ना, उनको ना ही तो पानी पीने का अधिकार था सार्वजनिक तौर पर, और ना ही मंदिर में घुसने का अधिकार था सार्वजनिक तौर पे। तो 1927 में बी आर अम्बेडकर जी की अगुवाई में उन्होंने ये प्रोटेस्ट किया मंदिर में प्रवेश पाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स।
अब देखते हैं हम ऑप्शन नंबर 3, धरासन सत्याग्रह। अब देखिए, धरासन जो सत्याग्रह था वो दांडी यात्रा के बाद किया गया गांधी जी द्वारा, और इसकी लोकेशन थी गुजरात, थानेसर नामक जगह को ब्रिटिश शासन के खिलाफ किया। क्वेश्चन इस एंगल से भी आ सकता है कि बताइए, दांडी की यात्रा के बाद गांधी जी ने कौन सा प्रोटेस्ट किया, तो वो था धरासन सत्याग्रह। ठीक है फ्रेंड्स, 1930 में, ये आप याद रखिए। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इस क्वेश्चन में दिया है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार गुड़ी पड़वा उत्सव में गुड़ी का क्या अर्थ है। देखिए फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रैंडमली आते हैं, जो कि वाइलाना होते हैं, हमें उसके ऑप्शन में जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इसका आंसर याद करना है। जो गुड़ी पड़वा उत्सव है उसमें जो गुड़ी का अर्थ है, गुड़ी का अर्थ है वो विजय का प्रतीक है, यानी आजादी को दर्शाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत समान न्याय और मुफ्त कानून सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। देखिए, इसका आंसर है अनुच्छेद 39 है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मुफ्त कानूनी सहायता क्या होती है। सोचिए कि आप पे कोई केस चल रहा है, ठीक है, और आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप एक वकील को हायर कर सकें, तो ये वकील आपको गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा ताकि आप अपना पक्ष रख सकें, क्योंकि हमारे देश में सबके लिए कानून समान है। लॉ इक्वल फॉर एवरीवन। हर व्यक्ति को उसका पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए। इस वजह से गवर्नमेंट आपको एक वकील देगी, आपको आपकी बेगुनाही का सबूत पेश करने के लिए पूरा मौका दिया जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 43 ए में क्या दिया है। उद्योगों के संबंध में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाना। देखो, श्रमिक होते हैं लेबर, ठीक है, और उद्योग होता है इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज के अंदर लेबर के जो भी अधिकार है उनको सुरक्षित रखा जा सके, इसलिए 39 ए में ये प्रावधान किए गए। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 43 बी। सभी सहकारी समिति जनता के कल्याण के लिए बनाई गई है, जनता द्वारा ही उन पर निरंतर हो, इस प्रकार राज्य उनके निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण करें। वर्तमान में बहुत सारे जो एनजीओ चल रहे हैं वो इसका एक उदाहरण है। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने आपके लिए जो भी योजना बनाई है उसको एग्जीक्यूट आपके द्वारा किया जाए, इसलिए एनजीओ बनाए जाते हैं। आपने देखा हो कि एनजीओ के बहुत से लोग आपके घर घर इंजेक्शन लगाने आते हैं, आपको नॉलेज देने आते हैं कि सरकार की स्कीम कैसे चल रही है, किस तरह से आपको टीका मिल सकता है, किस तरह से आप उस योजना का फायदा उठा सकते हैं। तो सबके सब एनजीओ वाले लोग होते हैं जो आपके घर घर आते हैं, जो डोर टू डोर जाते हैं। देखिए, योजना जो है वो गवर्नमेंट की है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कौन कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं आम सिटीजन्स, जो आम लोग हैं वही उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं आप लोगों के बीच में। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 48 ए। पर्यावरण की रक्षा और सुधार और वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा के लिए प्रयास करेंगे, यानी कि आपका जो भी इन्वायरमेंट है उसको वो सुरक्षित रखने की कोशिश करेंगे, उनमें सुधार करेंगे ताकि जंगलों में रहने वाले पक्षियों या जानवरों की रक्षा की जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इस क्वेश्चन में दिया है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा दावा सही है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, CFC का प्रयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है। देखिए, ये भी एक रैंडमली क्वेश्चन है, आपको बस इस वाले क्वेश्चन को याद रखना है, यानी कि इसको बस रट लेना है और कुछ नहीं करना इसमें, कि जहाँ पे भी CFC आएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आएगा, वो क्या है, एक प्रतिशीतक रूप में उपयोग होता है। ठीक है, आपको बस ये याद रखना है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति से हुई है, तो कहाँ से हुई है, नाटकीय शास्त्र से हुई है यहाँ सबकी नृत्यों की उत्पत्ति। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 1, अर्थवेद। देख, ये है अर्थवेद, ये 4 वेदों में से एक वेद है जिसके अंदर ज्यादातर मंत्र दिए हैं, उपचार दिया है,
सुरक्षा दी हुई है। देखिए ऑप्शन नंबर 2 पे है यजुर्वेद। ये है इसकी तस्वीर। ये भी 4 वेदों में से एक वेद है। देखिए यजुर्वेद में जो है वैदिक अनुष्ठान दिया हुआ है, यानी कि यज्ञ के दौरान हम किस तरह का अनुष्ठान वहां पे पेश करें, किस तरह के मंत्र हो, किस तरह की आहुति दी जाए, यज्ञ करने की पूर्ण प्रक्रिया बताई गई है यजुर्वेद। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में दिया है रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंधित है। इसका आंसर है हॉकी। अब देखिए फुटबॉल वाला बहुत बार आता है। फुटबॉल का जो सबसे मशहूर कप है उसका नाम है डूरंड कप। और बास्केटबॉल में जो है एनबीए चैंपियनशिप ट्रॉफी होती है। वॉलीबॉल के अंदर इंदिरा प्रधान ट्रॉफी बहुत ज्यादा मशहूर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में दिया है भारत का सबसे बड़ा स्तूप निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका आंसर है केसरिया स्तूप। देखिए ऐसा माना जाता है जो केसरिया जो स्तूप है ना, वो अशोक के समय में बना था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 शांति स्तूप। देखिए कुल मिलाकर भारत में 7 शांति स्तूप हैं। देखिए इसका निर्माण जो है एक जापानी भिक्षुक फूजी ने किया था। अब देखते हैं नंबर 3 ऑप्शन महास्तूप। महास्तूप जो है सभी स्तूपों में क्या है नंबर 1 पे है। और ये भी अशोक सम्राट जी ने ही बनवाया था। ऐसा कहा जाता है कि इसमें बुद्ध भगवान जी की राख रखी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं नंबर 4 सांची स्तूप। इसका निर्माण भी अशोक के द्वारा ही किया गया था, लेकिन शुंग शासकों द्वारा इसको दुगना बड़ा कराया गया। कहा जाता है कि इस स्तूप में स्वयं बुद्ध भगवान जी के अवशेष रखे हुए हैं, इसीलिए इसको बनवाया और ये बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है।